नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गूगल स्टडी पॉइंट पे। वेलकम बैक टू गूगल स्टडी पॉइंट। आज हम फिर से आपके लिए लाए हैं जो कि 12th क्लास का ज्योग्राफी, जिसका लघु उत्तरीय प्रश्न का सीरीज जो लगातार चल रहा है उसका ये सीरीज 2 है, यानी पार्ट 2 आज हम आपको लाए हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न का पार्ट 2। इससे पहले हमने 5 क्वेश्चन जो कि अलग अलग चैप्टर से थे, लेकिन आज वाली जो क्वेश्चन है, आज से जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वो चैप्टर वाइज होगी, यानी लाइन सीरियल नंबर से जो हमारे चैप्टर है उसके वीवीआई क्वेश्चन जो जो उसमें है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों को हम एकदम सीरियल ढंग से विद फुल डिटेल, विद फुल डिटेल हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं बिकॉज क्योंकि आपकी समय बचे, जैसे कि आपको एग्जाम आने वाली है, आपको समय बचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर सके। ऐसे तो इसलिए हम फास्ट बोल रहे हैं, नहीं तो हम भी स्लो बोल सकते, ऐसे बोल सकते हैं स्लो, लेकिन नहीं, आपकी समय बचे, हमारा वीडियो शॉर्ट हो और जानकारी हम ज़्यादा दें, इसलिए हम थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं और फास्ट बोलते ही रहेंगे। अगर आपको इससे दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, हम वीडियो को स्लो जरूर करेंगे। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। ये देखिए, ये हमारा 12th के स्टूडेंट के लिए और प्लस अगर आप बीए ग्रेजुएशन कर रहे हैं ज्योग्राफी से, उन लोगों के लिए भी है। ये आपका बीए ग्रेजुएशन में सब्सिडी के रूप में है, उन लोगों के लिए ये सब क्लास ये हेल्पफुल उस सब में साबित हो सकता है। चलिए, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय टू समय ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा चैप्टर है आज वो है कि विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। क्या है? विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। चलिएगा, यही हमारा चैप्टर है, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। क्या है? चैप्टर नंबर 2 है हमारा 12th ज्योग्राफी का, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र है। विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र है, ऐसा क्यों? देखिए, ये बात सही है कि हमारे विश्व में क्या, इंडिया में ही देखिए कि बहुत ऐसे जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र है जो क्या है, ऐसा घन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे घनी आबादी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। वही हमारा प्रश्न बोल रहा है, ऐसा क्यों? जैसे कि आप इंडिया में देखिए, दिल्ली देखिए, मुंबई देखिए, यहाँ पे क्या है, काफ़ी घनी आबादी है, काफ़ी घनी आबादी है। वही यहाँ पे रीजन पूछ रहा है, कारण पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है। तो देखिए, उसका उत्तर देखते हैं। तो उसका आंसर में है कि कुछ क्षेत्र वास्तव में सघन बसे हैं। क्या है? कि कुछ क्षेत्र वास्तव में सघन बसे हैं। इसका आर्थिक कारण जैसे खनिज, नगरीकरण तथा औद्योगिकरण है। क्या है? तथा औद्योगिकरण है। अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन लोगों को आकर्षित करता है, इसलिए विश्व के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां खनिज भंडारों की विद्यमानता, नगरीकरण सुविधाओं तथा औद्योगिकरण के कारण सघन बसे हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं भी घनी आबादी है, देखिए वहाँ पे क्या है, नगरीकरण सुविधा यानी नागरिक का जो सुविधा है, जो नागरिक को एक सुविधा चाहिए, वो वहाँ पे काफ़ी अच्छी है। कहीं ना कहीं देखिए, गाँवों से दूर जो भी आज हम मुंबई है, महाराष्ट्र का, वो दिल्ली है, वो सब क्या है हमारा, कहीं ना कहीं वहाँ पे सुविधा क्या है, नगरीकरण सुविधा बहुत अच्छा है। वहाँ पे जो लाइट हो, वहाँ पे जो रोड हो, ये सब क्या है, वो सब बहुत अच्छी है, जो कि लोगों को क्या पसंद, ये डेली जीवन में यूज होने वाली यही सब है हमारी रोजमर्रा की ज़िंदगी में। तो वो यह सब कारण है, जैसे कि जो इसमें फुल डिटेल भी दिया भी हुआ है कि वास्तव में सघन बसे। इसका आर्थिक कारण जैसे खनिज, वहाँ पे खनिजों, नगरीकरण तथा औद्योगिकरण, जिसमें मेन भूमिका क्या है, औद्योगिकरण है। औद्योगिकरण क्योंकि वहाँ पे उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा है। क्या है? उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा है, जिससे लोगों को रोजगार मिलती है, उसका जीवन उससे सफल होता है, रोजगार मिलते, लोग वहाँ से कमाता है, जिससे वह उसकी ज़िंदगी एकदम अच्छे से गुजरती है। लेकिन आप देखिए, गांव देहातों में जल्दी रोजगार नहीं मिल पाता है। लोग एक ही प्रकार के काम पे भिड़े हैं, जैसे कि कृषि पे, बस यही एक मेन आधार है यहाँ पे जीवन का। लेकिन शहरों में क्या है, औद्योगिकरण काफ़ी विकसित हो चुका है, जहाँ पे लोगों को अपना रोजी रोटी मिलता है, जिसके कारण वो वास्तव में वहाँ पे लोग सघन बसते हैं, मजबूर है सघन बसने पे। वो से सुविधाएं तथा नगरीय जीवन लोगों को आकर्षित करता है, इसलिए विश्व के अनेक ऐसे क्षेत्र जहाँ खनिज भंडारों की विद्यमानता है, वहाँ पे खनिज भंडारों को क्या है, अधिकता है, नगरीकरण सुविधाओं तथा औद्योगिकरण के कारण सघन बसे। यही सब हमारी रीजन है, जो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, जिस तरह हमने आपको बता दिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। प्रश्न 2 कह रहा है कि प्रवास से आप क्या समझते हैं। क्या है कि प्रवास से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या प्रवास शब्द की परिभाषा दीजिए। यही हमारा क्वेश्चन है कि प्रवास से आप क्या समझते हैं, प्रवास से आप क्या समझते हैं, और जनसंख्या प्रवास की शब्द की परिभाषा दीजिए। तो देखिए, इसका उत्तर कह रहा है कि जनसंख्या का किसी एक स्थान से, क्या है कि जनसंख्या का किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रवास कहते हैं।
जब लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाकर बसते हैं तो उसे उत्प्रवास कहते हैं, परंतु जब लोग अन्य प्रदेश में से आकर किसी प्रदेश में बसते हैं तो उसे अप्रवास कहते हैं। क्या है? उसे अप्रवास कहते हैं। उसके बाद देखिए कह रहा है अपेक्षाकृत लंबी अवधि के लिए निवास स्थान में परिवर्तन को प्रवास कहा जाता है। स्थानांतरण की दिशा के आधार पर प्रवास के प्रकार निम्नलिखित है। क्या? स्थानांतरण के दिशा के आधार पर प्रवास के प्रकार निम्नलिखित है। ए नंबर है हमारा ग्राम से नगर को, यानी कुछ लोग ग्राम से लोकल एरिया से शहर की ओर जाता है। बी है नगर से ग्राम को, ऐसा भी प्रवास देखा जाता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि नगर से ग्राम की ओर आते हैं। सी है कि नगर से नगर को, बहुत सारे लोग हैं कि नगर से नगर की ओर जाते हैं। और डी है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, जो कि हमारा लोग अपना देश को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय अलग राष्ट्र में जाकर बसना भी पसंद करते हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। इस तरह आपने देखा कि स्थानांतरण की दिशा के आधार पर प्रवास के प्रकार 4 प्रकार हमने आपको दिखाया, जो कि है हमारा ग्राम से नगर को, यानी गाँवों से नगर की ओर जाना लोगों का, नगर से ग्राम को, शहर से नगर की गाँव की ओर आना, उसके बाद नगर से नगर की तरफ, शहर से शहर की तरफ जाना, और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। ये सब प्रवास के कारण हुए। प्रवास से आप क्या समझते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था। और जनसंख्या प्रवास शब्द की परिभाषा देनी थी, जिसका हमारा उत्तर था कि जनसंख्या का किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रवास कहते हैं। यानी कोई भी मनुष्य जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जब बस जाता है तो क्या कहता है? हमारा प्रवास कहलाता है। क्या कहता है? प्रवास। जब लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाकर बसते हैं तो उसे उत्प्रवास करते हैं। क्या? कि जब हम एक प्रदेश में है और दूसरे प्रदेश में जाकर हम बस गए, क्या बस गए, तो हमारा क्या कहेगा? उत्प्रवास कहते हैं। परंतु जब लोग अन्य प्रदेशों से आकर किसी प्रदेश में बसते हैं तो उसे अप्रवास कहते हैं। कि देखिए अब कोई लोग है कि अन्य प्रदेश से आया और किसी प्रदेश में बस गया तो क्या कहेगा? हमारा अप्रवास कहेगा। क्या कहेगा? कि अप्रवास। आगे है कि अपेक्षाकृत लंबी अवधि के निवास में स्थान में परिवर्तन को प्रवास कहा जाता है। स्थानांतरण की दिशा पर 4 प्रकार के प्रवास है। ऐसा हमने अभी आपको बता दिया, जो कि था कि ग्राम से नगर की तरफ, और नगर से ग्राम की तरफ, नगर से नगर को तरफ, और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि प्रश्न 3 कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के पीछे क्या उद्देश्य काम करता है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि जनसंख्या नियंत्रण के पीछे क्या उद्देश्य काम करता है। यही हमारा क्वेश्चन है कि जनसंख्या नियंत्रण के पीछे क्या उद्देश्य कार्य करता है। तो उत्तर है हमारा कि जनसंख्या नियंत्रण का उद्देश्य बच्चों के जन्म में अंतराल रखना है। क्या है? कि जनसंख्या नियंत्रण का मतलब क्या है? बच्चों के जन्म में कि लगातार बच्चे न वो उसमें सस्पेंस डालिए। क्या है? कि बच्चों के जन्म के बीच में अंतराल चाहिए, समय अवधि चाहिए। इसकी भूमिका निम्नलिखित है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या है कि बच्चों के जन्म में अंतराल रखिए, और इसकी भूमिका क्या है अगर आप अंतराल रखते हैं तो वो निम्नलिखित है। ए नंबर है कि यह जनसंख्या वृद्धि को सीमित रखती है। देखिए अगर आप बच्चों के जन्म में अंतराल रखते हैं, समय देते हैं, जैसे कि सरकार का कहना है कि डॉक्टरी का कहना है कि एक माँ को अच्छी स्वास्थ्य के लिए 3-3 साल के बच्चों के अंतराल पे बच्चे का जन्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो वो यह जनसंख्या वृद्धि को सीमित रखती है। अगर आप समय का अंतराल देते हैं तो क्या हो? वाजिब है कि हमारा क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि क्या होगी? सीमित रहेगी। उसके बाद बी है कि महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर रखती है। सही बात है, आप बच्चों के जन्म में आप सस्पेंस देते हैं, आप समय देते हैं, अंतराल देते हैं, तो क्या होगा? वो उसकी माँ की स्वास्थ्य क्या होगी? बेहतर होगी। उसके बाद कह रहे हैं कि गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता इसमें सहायक है। तो देखिए ये बात भी सही है, जैसे कि आज सरकार कुछ हेल्प कर रही है। देखिए सरकार तो प्रयास पूर्ण कर रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारा लोकल क्षेत्र के जैसे कि डॉक्टर हो गए, हॉस्पिटल हो गए, ये लोग प्रयास नहीं करते हैं। सरकार तो प्रयास कर रही है कि लोगों के पास ये सब चीज़ें प्रोडक्ट पहुँचे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी कमी है। तो वो क्या है कि गर्भ निरोधक गोलियों की क्या है? सुगम उपलब्धता, आसानी से मिल जाए। जैसे कि हमारे हर आंगनबाड़ी के क्षेत्र के पास हो, हमारे हर आशा के पास हो, लोगों के पास वो खट से मिल जाए। तो ऐसे में क्या हुआ कि बात सही बात है कि बच्चों के जन्म में अंतराल होगी, लोगों को आसानी से वो चीज़ मिलेगी, तो लोग क्या करेंगे? उसको यूज करना पसंद भी करेंगे। उसके बाद क्या है? डी है कि निरुत्साहक उपाय भी सहायक, उसमें निरुत्साहक उपाय भी सहायक है। क्या है? जनसंख्या नियंत्रण में भी ये भी सहायक है। हाँ तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था कि जन्म दर तथा मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, शायद उसके बाद भी पूछा गया होगा, ऐसे तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन भी अच्छा है। जो 2015 में पूछा गया था, हमने जब 2015 में एंटर किया था तो उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेम क्वेश्चन था कि जन्म दर तथा मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या कि जन्म दर तथा मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए।
तो हमारा उत्तर देखिए क्या कह रहा है कि जन्म दर तथा मृत्यु दर में निम्नलिखित अंतर है। क्या है? जन्म दर तथा मृत्यु दर में निम्नलिखित अंतर है। वो अंतर क्या है कि जन्म दर प्रति 100 व्यक्तियों के पीछे जीवित शिशुओं की दर को है। क्या है कि जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जीवित शिशुओं की दर को है जन्म दर कहते हैं। जबकि मृत्यु दर क्या है कि जबकि मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मृतक शिशुओं की दर को मृत्यु दर कहते हैं। जन्म दर की गणना प्रति वर्ष से की जाती है। क्या है कि जन्म दर की गणना प्रति वर्ष और प्रति हजार प्रति वर्ष से की जाती है, जबकि मृत्यु दर की गणना प्रति 1000 वर्ष की दर से की जाती है। जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तो इसे घनात्मक वृद्धि दर कहते हैं। क्या इसे? घनात्मक वृद्धि दर कहते हैं। जबकि मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो तो इसे ऋणात्मक वृद्धि दर कहते हैं। क्या है? इसे ऋणात्मक वृद्धि दर कहते हैं। चलिए एक बार हम फिर से आपको इस क्वेश्चन को समझाते हैं। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप एक लाइक कर दीजिए ताकि आप हमारी मनोबल को आप बढ़ा सको, ताकि और हम ऐसे और वीडियो आपको हम देते रहे जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो देखिए क्वेश्चन था कि हमारा जन्म दर तथा मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब हम आपको इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करेंगे। तो कह रहा है कि जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जीवित शिशुओं की दर को जन्म दर कहते हैं। क्या क्या कह रहा है कि जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जीवित शिशुओं की दर को जन्म दर कहते हैं। यानी 1000 व्यक्ति के पीछे कितना जीवित है, शिशु जीवित है, उसको क्या कहेंगे? हम जन्म दर कहेंगे। जबकि मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मृतक शिशुओं की दर को मृत्यु दर कहेंगे। जबकि मृत्यु दर क्या होगा कि 1000 व्यक्तियों के पीछे कितना शिशुओं का दर मृत्यु हो रहा है वो हमारा क्या कहेगा? मृत्यु दर कहेगा। उसके बाद कह रहा है कि जन्म दर की गणना प्रति 1000 क्या है कि जन्म दर की गणना प्रति 1000 प्रति वर्ष से की जाती है। क्या है कि जन्म दर की गणना हमारा प्रति 1000 और प्रति वर्ष से की जाती है। जबकि मृत्यु दर की गणना प्रति 1000 और वर्ष की दर से की जाती है। क्या है? प्रति 1000 और वर्ष की दर से की जाती है। उसके बाद कह रहा है कि जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, क्या है कि जब जन्म दर क्या है? जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, मृत्यु दर से अधिक हो, जन्म दर क्या होगा? मृत्यु दर से अधिक हो, यानी मृत्यु कम हो और जन्म ज्यादा हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? घनात्मक वृद्धि दर कहेंगे। घनात्मक यानी घनी इसी को कहते हैं घनी आबादी, क्या कहेंगे? उसे घनात्मक वृद्धि दर कहेंगे। जबकि मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो, क्या हो कि जबकि मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो, यानी मृत्यु को ज़्यादा हो और जन्म क्या हो? कम हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक वृद्धि दर कहेंगे, यानी माइनस। ऐसे में क्या होगा? वो माइनस होगा। क्या होगा? जनसंख्या माइनस होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब जन्म ज़्यादा होगा और जन्म कम होगा और मृत्यु ज़्यादा होगी तो क्या होगा? ये ऋणात्मक वृद्धि दर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अंक गणितीय क्या है? अंक गणितीय जनसंख्या घनत्व क्या है? क्वेश्चन हमारा 5 है कि अंक गणितीय जनसंख्या घनत्व क्या है? अंक गणितीय जनसंख्या घनत्व क्या है? देखिए उत्तर क्या कर रहा है कि जनसंख्या घनत्व किसी देश की कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल का अनुपात होता है। जनसंख्या घनत्व किसी देश की कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल का अनुपात होता है। इसे व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। इसे किस में व्यक्त किया जाता है? व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना निम्न प्रकार से की जाती है। जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या और बट्टा में ये क्या है? बट्टा कुल क्षेत्रफल, यानी जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला होगा कुल जनसंख्या और बाई क्या होगा? कुल क्षेत्रफल। नोट देखिए एक यहाँ पे नोट है, यूएनओ रिपोर्ट के अनुसार 2001 में पूरे विश्व का जनसंख्या घनत्व क्या था? 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। क्या? 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो कि हमारा यूएनओ के रिपोर्ट के अनुसार, जो कि 2001 का रिपोर्ट है, उसमें विश्व का जनसंख्या घनत्व क्या था? 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा आप समझ लीजिए। क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि अंक गणितीय जनसंख्या घनत्व क्या है? क्वेश्चन था कि अंक गणितीय जनसंख्या घनत्व क्या है? तो उत्तर था कि जनसंख्या घनत्व किसी देश की कुल जनसंख्या, यानी उस देश की कितनी जनसंख्या है, और कुल क्षेत्रफल यानी उसका क्षेत्रफल कितना है का अनुपात, इन दोनों का अनुपात ही क्या होता है? वो होता है।
इससे क्षेत्रफल का अनुपात होता है। क्या होता है? जनसंख्या घनत्व किसी देश की कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल का अनुपात होता है। इसे व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। क्या किस में व्यक्त किया जाता है? व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। इसकी गणना निम्न प्रकार से की जाती है। वो कैसे? कि जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बट्टा कुल क्षेत्रफल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन 6 है हमारा कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। चलिए क्वेश्चन या उसी का दूसरा क्वेश्चन है, उसी का दूसरा, या इसको बोलिए या तो इसको बोलिए कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में जल की महत्ता का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन इसके साथ बगल में भी ये इंपॉर्टेंट लगा है, और ये और में है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में जल की महत्ता का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है हमारा कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक निम्न है। कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले क्या है? कि 3 भौगोलिक कारक हमारा निम्न है, जिसमें ए नंबर है कि जल की उपलब्धता। देखिए जनसंख्या वृद्धि हो कम हो, इसमें वितरण का प्रभावित में जल की उपलब्धता, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जल की उपलब्धता काफ़ी भूमिका निभाया है। कि जल की उपलब्धता, लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। इस चीज़ को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि एक मनुष्य के जीवन या किसी जीव जंतु के जीवन के लिए जल कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप समझ सकते हो कि जल की उपलब्धता, लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होता है। क्या है? आसानी से उपलब्ध होता है। जल का महत्व दैनिक कार्यों के साथ साथ पशुओं, कृषि, उद्योगों के लिए भी है। जानते ही है कि जल का उपयोग केवल दैनिक कार्यों के लिए नहीं है, के साथ साथ क्या है, पशुओं के लिए भी जल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कृषि के लिए भी क्या है? जल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उद्योग के लिए भी जल बहुत ही उपयोगी है। क्या है? वो बहुत उपयोगी है। उसके बाद देखिए बी नंबर है कि भू आकृति, यानी भूमि की आकृति, ये भी हमारा क्या है कि जनसंख्या वितरण को बहुत प्रभावित करती है। भू आकृति, लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने की वरीयता देते हैं, यानी महत्व देते हैं। भू आकृति, लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने की वरीयता देते हैं। अक्सर आप देखते हो कि क्या, देखिए कहीं पे ऊंच खाल ऐसा जमीन रहे, पथरीला रोरीला ऐसा रहे, खंडहर की जैसा जमीन रहे, तो वहाँ पे लोग बसने को प्राथमिकता कभी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? लोगों को अच्छा, वही समतल जमीन रहे या मंद ढाल रहे, क्या रहे, अगर ढाल भी रहे तो मंद रहे, क्या रहे, प्लेन रहे, लेकिन ढाल रहे तो क्या रहे, कम ढाल रहे, क्या रहे, हल्का ढाल रहे। तो ऐसे भू आकृति पर, ऐसे भूमि पर लोग बसने को प्राथमिकता अधिक देते हैं। ऐसा आप इस चीज़ को फील कर सकते हैं, या हम हो या कोई भी मनुष्य, वो ऐसे भू आकृति को ही पसंद करते हैं। उसके बाद सी है कि जलवायु अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों की जलवायु मानव बसाव के लिए सुविधाजनक होती है। जलवायु अति उष्ण, यानी अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों की जलवायु, देखिए जलवायु भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कहीं की मानव की बसाव के लिए। ये चीज़ आप जानते हो, कहीं ज़्यादा भी, बहुत ज़्यादा गर्मी, इतना गर्मी की जो हमें बर्दाश्त ना हो, ऐसा हो तो हम भी वहाँ पे भी हम नहीं रह सकते हैं। खूब ज़्यादा ठंडी भी पड़े तो वो भी वहाँ पे भी लोग जल्दी ज़्यादा प्रयास करेंगे कि वहाँ पे हम ना रहे, कहीं और रहें। इस चीज़ को आप फील कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 7 देखते हैं। क्या है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन कह रहा है कि अंकीय विभाजन क्या है। क्या है कि क्वेश्चन नंबर 7 अंकीय विभाजन क्या है, उसका उत्तर देखते हैं हम। सूचना और संचार तकनीक, क्या है कि सूचना और संचार तकनीक जो विकास पर आधारित है। क्या है कि सूचना और संचार तकनीक जो विकास पर आधारित है, विश्व में असामान्य रूप से विभाजित है। क्या है कि विश्व में असामान्य रूप से विभाजित है। राष्ट्रों में राजनैतिक, क्या है, राष्ट्रों में राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विभिन्नताएं हैं। राष्ट्रों में क्या है, आर्थिक तथा राष्ट्रों में राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विभिन्नताएं हैं। यह अपने नागरिकों को सूचना संचार तकनीक किस प्रकार प्रदान कर सकते हैं। विकसित देश इस कार्य में आगे है। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी इन क्षेत्रों में क्या है, विकसित देश बहुत आगे है इस कार्य में, जबकि विकासशील देश जिसका विकास अभी चल रहा है, जैसे इंडिया हो गया, ये सब अभी विकसित देश नहीं है, लेकिन क्या है, विकासशील देश है जिसका अभी विकास हो रहा है। विकासशील देश अभी पीछे है इन मामलों में। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में क्या है कि अभी विकासशील देश पीछे है। यही चीज़ में अभी वो लगा हुआ है कि विकासशील कहा रहा है। अगर यही चीज़ों को ये फिलअप कर ले तो ये क्या होगा, हमारा विकसित देश ये भी हो जाएगा। इसे डिजिटल विभाजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे डिजिटल विभाजक कहा जाता है।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, जो कि क्वेश्चन था हमारा कि अंकीय विभाजन क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 और जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा शायद कि हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से। क्या है क्वेश्चन हमारा कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व के जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं। तो उत्तर देखिए, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है जन्म, मृत्यु और प्रवास। ये 3 घटक महत्वपूर्ण है जनसंख्या परिवर्तन के लिए, जन्म, मृत्यु और प्रवास। देखिए जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन्म क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, किस दर से हो रहा है, मृत्यु क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, किस दर से हो रहा है, और प्रवास, लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कितना प्रवास हो रहे हैं, कितने प्रवासी हो रहे हैं, ये चीज़ भी महत्वपूर्ण है जनसंख्या परिवर्तन के लिए। तो देखिए क्या होगा, अशोधित, क्या है कि अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा, क्या है कि अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्या है कि अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। घटती हुई मृत्यु दर से भी जनसंख्या में परिवर्तन हो सकता है। क्या है कि घटती हुई मृत्यु दर से भी जनसंख्या में परिवर्तन हो सकता है। देखिए मृत्यु दर क्या होगा, घटेगा, और जन्म ज़्यादा होगा तो ये क्या, जनसंख्या में परिवर्तन होना ही है। कैसे नहीं होगा, क्योंकि बच्चे जन्म ज़्यादा लेंगे और लोग मरेंगे कम, तो क्या होगा, इससे भी जनसंख्या में परिवर्तन हो सकता है। उसके बाद कह रहा है कि प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतः स्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जा सकता है। कि अगर प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतः स्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जा सकता है। ये देखिए इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन टोटल था जो कि 8 था, जो कि 8 क्वेश्चन का हमने आपको कलेक्शन दिया, जो कि हमारा चैप्टर क्या था, चैप्टर दिखाते हैं जो आपको, चैप्टर यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा चैप्टर था विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इस चैप्टर का हमने टोटल क्वेश्चन 8 था। क्या है कि टोटल 8 क्वेश्चन था कि जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो हमने टोटल क्वेश्चन आपको आज बता दिया। क्या है कि टोटल क्वेश्चन आपको बता दिया विद फुल डिटेल, जो कि आप इस वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे देख कर आप टोटल का टोटल क्वेश्चन को एकदम अच्छे से जानकारी इसका आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अच्छे से आप पढ़ सकते हो बिल्कुल तरीके से, और आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छे ढंग से लिख सकते हो। यही हमारा 8 क्वेश्चन था जो कि अब समाप्त हुआ। हाँ, अगर आप एक चीज़ बता दें आपको कि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमको इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारी मनोबल बढ़े और इस तरह के वीडियो हम और आपके लिए लाते रहें। देखिए थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। इसके साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।